everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning. Yes, we are live now. और आज हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस का। जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसी के अंदर आपकी जो सिलेबस में है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को उसमें हम देखेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसको हम देखेंगे जिससे कि जो हमारा इंटेलिजेंस वाला चैप्टर है वो फिनिश हो जाए, है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, और अगर अभी तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे और रेगुलर कंटिन्यूस स्टडी चल रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमसे नहीं ऐड हुए हैं वो हो जाएं और पिछले वीडियोस जरूर देखिएगा। आज हम फ्राइडे है, आज हमारी ये इस वीक की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम मंडे को मिलेंगे और अगले 2 दिनों में मैं आपको जो भी हमने अभी इस पूरे वीक में डिस्कशन किया है, थ्योरीज वाइज जो भी देखा है हमने, वो सभी पीडीएफ में आपसे शेयर कर दूंगी। तो आपसे अभी तक सारी इन्फॉर्मेशन, सारे ही पीडीएफ पहुंच जाएंगे, चाहे वो पेपर 1 के हो चाहे पेपर 2 के हो। अब मंडे को फिर हम मिलेंगे, मंडे को फिर हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तो चलो बात कर लेते हैं आज की क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ इंटेलिजेंस या फिर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो करते हैं स्टार्ट। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सभी भाषाओं में और सभी शब्दों में आपका करती हूँ मैं वेलकम। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे थ्योरीज हैं जिनको हमने कंप्लीट कर लिया है ना। आपके इसमें दिया हुआ है अप्रोचेस ऑफ इंटेलिजेंस यूनिटरी टू मल्टीपल, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये नहीं बताया था। तो आज हम पढ़ लेंगे इसी के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस में कल भी मैंने आपको बहुत सारे प्रकार बताए थे इंटेलिजेंस के, है ना। थर्स्टन के अनुसार और उसके बाद फिर थॉर्नडाइक के अनुसार, है ना। तो वो सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामायिक बुद्धि, असामाजिक बुद्धि, ठीक है, इन सब के बारे में हमने कल डिस्कशन कर लिया था। चलिए, बहुत बढ़िया हो रहा है सब कुछ और सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। सभी ने अपना अपना नोट्स बनाने की प्रोसेस भी स्टार्ट कर ली होगी। मैं आपके नोट्स भी चेक करूंगी, अगर आप नहीं बना रहे हैं तो ये मान के चलिए किसी ना किसी एक दिन मैं आपसे बोलूंगी कि आप अपने नोट्स मुझे दिखाइए। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप दिखाएंगे, नहीं बनाए होंगे तो आप नहीं दिखाएंगे। तो नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। चलिए, अब आता है सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस के बारे में बताऊं मैं। सामाजिक बुद्धि होती है, समाज में किस तरह से रहना है, समाज में किस तरह से आपको काम करना है, इसकी बुद्धि होती है। सामाजिक जो एक्टिविटीज होती है उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, ये सारी। अब इसके बारे में हमने पढ़ा है कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त बुद्धि, जो कि कोई भी चीज दिखाई दे रही है कॉन्क्रीट वे में है, उसको हम किस तरह से देख सकते हैं, उसके बारे में क्या समझ सकते हैं, ये सब कुछ कॉन्क्रीट बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है, मूर्त बुद्धि के अंदर। ठीक है। अच्छा, कॉन्क्रीट बुद्धि को इसे एक और बात आपको याद रखनी है, जो कॉन्क्रीट बुद्धि है इसी को आपका मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है और गामक बुद्धि भी कहा जाता है। ठीक है, ये टर्म याद रखने हैं आपको। जो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है यानी कि मूर्त बुद्धि है, इसी को कहा जाता है मैकेनिकल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ में मोटर इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इसमें जो व्यक्ति है वो मशीनों के द्वारा, कलपुर्जों के द्वारा, इंजीनियर, मैकेनिक फील्ड में कारीगर, ये सारी जो फील्ड्स होती हैं इसमें एक महत्व रखता है। ठीक है। सामाजिक बुद्धि में क्या हो जाता है कि वो मिलजुल के कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, समाज के लोगों का भला कैसे करना है, उसके साथ में संचरण कैसे करना है, रिश्ते कैसे निभाने हैं, रिश्ते कैसे चलाने हैं, ये सारी चीजें आती हैं। सद्व्यवहार, सदाचरण किस तरह से करना है, जो आपके समाज में अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग प्राणी हैं, उन सब से किस तरह से मिलजुल कर, मेल जोल करके आपको काम करने हैं, ये सब के बारे में आपको सामाजिक बुद्धि बताती है। इसके बाद में जो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी कि जिसको अमूर्त कहा जाता है। ये अमूर्त बुद्धि क्या होती है, इसके द्वारा ऐसी चीजों के बारे में डिस्कशन होता है जो कि दिखाई नहीं दे रही हैं, जैसे कल्पना की जा रही है ना। इस बुद्धि में ज्ञान उपार्जन होता है और तत्वों की जागृति, दार्शनिक विचार, इसके साथ में साहित्यकार, वकील और बुक राइटर, ये सारे लोग जो होते हैं वो इसी तरह की बुद्धि के मालिक होते हैं, जिनकी एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि बहुत अच्छी चलती है।
क्लियर। मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस, ये मोटर यानी कि मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी एक अलग से सेपरेट पार्ट भी होता है यदि हम बात करें तो, जिसमें आपके ऐसी बातों के बारे में, ऐसे कामों के बारे में जिसमें आपका गत्यात्मक रुचि होती है, काम हो रहा है, एक्टिविटी रन कर रही है, गाड़ी चलाना, ठीक है। हर किसी से ड्राइविंग नहीं आती, जिसके अंदर मोटर इंटेलिजेंस होता है उसी से ड्राइविंग आती है। हर अब देखना ये बात हो जाए कि एक छोटा सा बच्चा है, सॉरी 18 साल की उम्र में आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, और कई सारे लोगों को 50 साल की उम्र तक भी ड्राइविंग नहीं आती, उनको ड्राइविंग सीट पे बैठने का ही फोबिया होता है कि वहां तक बैठ ही नहीं सकते। मतलब जिसके अंदर ये मैकेनिकल इंटेलिजेंस, मोटर इंटेलिजेंस नहीं होगी ना, वो नहीं काम कर पाएगा। हमारे घरों में भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने घर में, ऑब्जर्व कीजिए कि कई, जैसे घर में यदि 5 सदस्य है ना, तो 5 ही सदस्य अलग अलग तरीके की फील्ड में एक महारत हासिल रखते हैं। जैसे किसी का बड़ा रुझान होता है मैकेनिकल कामों को, जैसे बल्ब खराब हो गया तो तुरंत चेक करेंगे, कूलर खराब हो गया तुरंत चेक करेंगे, आपके घर का कोई भी इक्विपमेंट है, XYZ कुछ भी हो रहा है खराब, तो सबसे पहले वो पेंचकस लेकर पहुंचते हैं, सॉल्व करते हैं उसको, है ना। किसी का इसमें बिल्कुल रुझान नहीं होता, बनता ही नहीं उनसे। वो एक घर में अगर बल्ब फ्यूज भी हो गया ना, तो बल्ब भी चेंज नहीं कर पाते, तो उनकी ये मैकेनिकल बुद्धि, मोटर बुद्धि जो है वो काम नहीं करती है ना। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये बात क्लियर हो गई, कितने प्रकार की हो गई, सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, मोटर और मोटर इंटेलिजेंस और मैकेनिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब आ जाता है मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में भी पूछा गया है, तो आपको रखना है याद कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और तो इसको याद रखिएगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होती है उसको याद रखना है, ठीक है। मल्टी फैक्टर अलग है, मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली बात अलग है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने। फिर इसके बाद में आती है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि। ये इसका कॉन्सेप्ट दिया था गोल्डमैन ने। कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, हार्वर्ड गार्डनर का है मल्टीपल इंटेलिजेंस, और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो गोल्डमैन ने दिया था। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस को भी इसके बाद में पढ़ाऊंगी। जिस तरीके से IQ की टेस्टिंग होती है, वैसे ही EQ की भी टेस्टिंग होती है। EQ का मतलब होता है इमोशनल कोसेंट, और IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस कोसेंट। तो जिस तरह से IQ निकालते हैं, वैसे EQ भी होता है ना। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कही जाए तो, अगर किसी व्यक्ति को अगर बोला जाए ना कि वो कंप्लीटली वो क्या है, एक डेवलप्ड पर्सन है, तो क्या होगा, उसका IQ, उसका EQ, अरे यार ये पेन खराब हो गया लगता, EQ और उसका HQ और प्लस उसका SQ, ये सब बैलेंस होना चाहिए। IQ से इंटेलिजेंस कोशेंट है, जिसको बुद्धि लब्धि कहते हैं। EQ से होता है इमोशनल कोशेंट, जो कि आपका भावनात्मक जो बुद्धि है उसके बारे में चेक किया जाता है। HQ से होता है हैप्पीनेस कोशेंट, और SQ से होता है स्पिरिचुअल कोशेंट। अगर आप होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो ये सारी ही बातें जो है वो आपकी क्या होना चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। अगर जिसकी ये सारी चारों ही कोशेंट जो बैलेंस होते हैं ना, तो वो एक होलिस्टिक पर्सनालिटी मानी जाती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको पढ़ना है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसका जो कॉन्सेप्ट है वो गोल्डमैन ने दिया था। मल्टीपल इंटेलिजेंस का गार्डनर ने, और इमोशनल इंटेलिजेंस का गोल्डमैन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और आपका आता है ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस। ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है आपका, ट्रेडिशनल शब्द का ही अर्थ क्या होता है कि आपका ऐसा इंटेलिजेंस जो कि परंपरागत है। परंपरागत का मतलब क्या होता है कि वर्षों से कोई प्रक्रियाएं चली आ रही हैं, और वो प्रक्रियाएं आगे वैसी ही बढ़ती जा रही हैं। तो जो परंपरागत इंटेलिजेंस होती है उसको कहा जाता है ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस। ठीक है। ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस के बारे में मैं आपको बताऊं तो कौन कौन सी इंटेलिजेंस आती है ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस में, क्योंकि कई बारी डिफरेंस के क्वेश्चंस भी आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस, है ना। तो ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस को आपको समझना बहुत जरूरी है टेक्निकल वे में। इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड बाय शॉर्ट आंसर टेस्ट। छोटे छोटे आंसर्स के टेस्ट से आपकी इस इंटेलिजेंस पावर को मेजर किया जा सकता है। पीपल बॉर्न विथ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस। ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस वही होती है जो एक तरीके से जो स्मॉल जी फैक्टर था ना इनका, स्पेयरमैन का, वही
कि जो व्यक्ति अपनी जन्मजात योग्यताओं से जो इंटेलिजेंस लेकर पैदा होता है। फिर आता है इंटेलिजेंस लेवल डज नॉट चेंज ओवर लाइफ। ठीक है, कंसिस्टेंसी होती है इसमें, आईक्यू जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। हर व्यक्ति की अपनी जो इंटेलिजेंस लेवल होगी ट्रेडिशनल, वो कभी चेंज नहीं होगी। इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ एबिलिटी इन लॉजिक एंड लैंग्वेज। यहाँ पर जो ये है इंटेलिजेंस जो होती है लॉजिक और लैंग्वेज की जो होगी वो उसकी पर्सनल होगी, बाय बर्थ होगी और हमेशा वैसी ही रहेगी, है ना। आपने देखा होगा कई लोगों का जो होता है, कई व्यक्तियों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो जैसा था ना वैसा ही है, मतलब उसका जो बेसिक नेचर है या बेसिक इंटेलिजेंस जो है वो कभी नहीं बदलती, वो वैसी ही रहती है। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। जब हम बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की तो कौन कौन से टाइप्स आते हैं ये याद रखिएगा। गार्डनर की थ्योरी है ये, जिसमें उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है। अब इसमें क्या जाता है, असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल कैन फोस्टर लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल। एक व्यक्ति की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल है उसके ऊपर निर्भर करती है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑल ऑफ द इंटेलिजेंस बट ईच पर्सन हैज अ यूनिक कॉम्बिनेशन और पीपल। ठीक है, वी कैन इन्वॉल्व इम्प्रूव ईच ऑफ इंटेलिजेंस। अच्छा हाँ, देखो फिक्स इंटेलिजेंस जो होती है यानी ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस वो फिक्स्ड होती है, लेकिन मल्टीपल इंटेलिजेंस की चीजों को इम्प्रूव किया जा सकता है बाई किससे किससे किया जा सकता है, ट्रेनिंग से, टीचिंग से। There are many types of intelligence which refers to different way of intelligence. With the word Gardner describe the 8 measure of relatively independent dimension of intelligence. He developed his theory of multiple intelligence on the basis of, अब हम बात कर लेते हैं किस बेसिस पे गार्डनर ने अपनी थ्योरी दी है। Researcher on people with brain damage indicating neural functions is localized and specific to a single domain such as speech or aesthetic ability। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस बेस पर इमोशन जो आपकी ये वाली इंटेलिजेंस है मल्टीपल इंटेलिजेंस वो बात की जाती है। तो इन्होंने बात करी कि फंक्शंस किस तरीके से होते हैं, अगर कोई व्यक्ति स्पीच कैसे कर रहा है, बोल कैसे रहा है, उसकी एस्थेटिक यानी कि उसकी लोगों को देखने का उसका नजरिया कैसा है, सौंदर्य के ऊपर उसका किस तरीके से विचार है ना, ये एबिलिटी। और इसके बाद में वैरायटी ऑफ स्किल फाउंड इन मॉडर्न सोसाइटी, किस तरीके से जो स्किल्स होती हैं अलग अलग तरीके की वो किस तरीके से अडॉप्ट कर पाता है ना, तो उस पर मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो देखी जाती है किसी भी व्यक्ति की। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी है कि किस बेस पर मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की जाती है, तो वो मैंने आपको समझा दिया। अब आपको देखना है किस किस फॉर्म में मल्टीपल इंटेलिजेंस बढ़ाई जा सकती है। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक का मतलब समझते हैं क्या होता है। वोकल कॉर्ड जो होता है ना हमारा, जो हम जिस तरीके से बोलते हैं, हम बोलते हैं जैसे मेरी आवाज है, मेरी बोलने का जो तरीका है, उससे आप कुछ तो जज करते होगे कि मैं कैसा बोलती हूँ, क्या मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसा है, किस तरीके से मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर पाती हूँ। कहीं पे मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है। मैं जैसे कई बार होता है ना, सा को शा बोलना, वाह को बा बोलना, है ना, कई लोगों से इस तरीके की मिस्टेक्स होती हैं। तो लिंग्विस्टिक में यही चीजें देखी जाती हैं। किसी भी लैंग्वेज का उतार चढ़ाव, पिच कैसे होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब गाना गाया जाता है, साउंड जो होते हैं तो अलग अलग तरीके की उसमें उतार चढ़ाव, रिदम, ये सब होता है। नहीं दिखते हैं जब इस तरीके फिगर भी दिखाते हैं। तो लिंग्विस्टिक में यही आता है कि कैसे बोला जाता है ना। लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज एक तरीके से लिखी जाती है, एक तरीके से पढ़ी जाती है, बट बोलने की बातें कही जाती है वो लिंग्विस्टिक में होती है। ये भी एक इंटेलिजेंस होती है। कई लोगों की बोलने में इतनी मिठास होती है कि अगर आप उनको सुनने जाए ना तो आप सुनते सुनते का पूरे दिन बैठे रहेंगे लेकिन आप उनसे बोर नहीं होंगे, इतना प्यारा वो बोलते हैं। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उसके अंदर होती है। अच्छा, ये वाली जो है, देखो अभी मैंने बा को वाह बोला है ना, तो ये चीजें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है इसे अडॉप्ट किया जा सकता है, इसे बढ़ाया जा सकता है, टाइम के अनुसार इंप्रूव किया जा सकता है। फिर आता है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, है ना। अब यहाँ पर लॉजिकल यानी कि तर्कपूर्ण बातें करना, तर्कपूर्ण चीजों को देखना। जैसे
गर्ल्स होती हैं एक्चुअली में ना इमोशनल टाइप होती हैं। वो कैसी होती हैं कि लोगों को वैसे ही जज करती हैं जैसे उन्हें नजर आते हैं, जैसे वो खुद होती है वैसे ही जज करती है। जबकि बॉयज में जो होता है वो रैशनैलिटी होती है, मतलब वो तर्क से चीजों को जज करते हैं। उनके अंदर इमोशनली जो होता है क्वेश्चन है जो डाउन होता है, बट रैशनल क्वेश्चन जो होता है वो ऊपर होता है, इसलिए लॉजिक्स लगा पाते हैं वो, है ना। मैथमेटिकल इसी वजह से ये बातें भी कही जाती है, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है कि मैथमेटिकल फील्ड में इसी वजह से बॉयज अच्छे होते हैं। नहीं, लॉजिकल फील्ड जो होती है वो मोस्ट ऑफ द बॉयज की अच्छी होती है गर्ल्स की अपेक्षा। इमोशनल फील्ड जो होती है वो गर्ल्स की अच्छी होती है। तो लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी होती है। फिर म्यूजिकल इंटेलिजेंस, गाने की क्षमता, गाना बढ़ाया जा सकता है, ये सारी चीजें ना इम्प्रूव की जा सकती है डे बाई डे। इस स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। बॉडीली काइनेस्थिक मतलब क्या होता है कि आपका डांस करना, बॉडी एक्ट करना, मूवमेंट करना, ये सारी इंटेलिजेंस होती है। इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में कैसा रिलेशन रखना है, किस तरीके से वार्तालाप करनी है। जैसे आप अगर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इंट्रोवर्ट हैं, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं, और आपको ऑफिस जाना है, अपना काम करना है, तो वहां पर क्या होती है चीजें कि लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने में दिक्कत होती है, तो वहां आ जाती इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यदि अच्छी होती है तो इंटरेक्शन हो पाता है, अच्छे से हो पाता है। नहीं तो आप अपनी बात अपने तक ही सीमित रखवाओगे, आप बता ही नहीं पाओगे, लिख बहुत अच्छा लोगे बट एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। इंट्रापर्सनल मतलब कि अपने अंदर की ही इंटेलिजेंस, जो कि जिनकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है, बहुत अच्छे फिलोसोफर होते हैं, बहुत अच्छे आपके साहित्यकार होते हैं, नॉवेलिस्ट जिनको कहा जाता है, कवि कवित्री जो होती हैं वो होते हैं, है ना। इसके बाद में न्यूट्रिस्टिक इंटेलिजेंस, आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों में जन्मजात डॉक्टर होता है। डॉक्टर कैसे कि उनको अगर आपको खांसी हो रही है ना तुरंत बोलेंगे ये चीज दे देते हैं आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, ये सुबह से पानी पिया करो, ये सुबह से जूस पिया करो, ये खाना खाया करो। उन्होंने कहीं से लिखा पढ़ा नहीं है, कहीं से समझा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको आता है ना। और फिर यदि वही चीज वो पढ़ लेते हैं तो जिसको कहते हैं ना न्यूट्रिशियंस बन जाते हैं, जो वो इस तरीके की बुद्धि होती है ना। तो कुछ लोगों में ये बुद्धि होती है और उसके बाद उसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। अच्छा, ये सारी ही जो बुद्धियां मैं आपको बता रही हूँ मल्टीपल बुद्धि में, इसका ऐसा नहीं है कि कोई आपको जन्मजात कुछ भी ना है, कुछ भी नहीं है। मतलब लिंग्विस्टिक का कुछ भी आपको नहीं पता है, ना ही आपको बोलना अच्छे से आता है और आप लिंग्विस्टिक बुद्धि को इम्प्रूव कर लो, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, आपके अंदर कुछ तो है पहले से, उसको फिर डे बाई डे ट्रेनिंग की मदद से इम्प्रूव किया जा सकता है। लॉजिकल वाली जो है वो भी इम्प्रूव की जा सकती है, लेकिन बाय बर्थ तो है। म्यूजिकल, स्पेशल, बॉडीली और ये इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, न्यूट्रिशन वाला, तो ये सारी चीजें आगे पहले आपकी बाय बर्थ होती हैं और उसको और भी ज्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। क्लियर हो गई ना बात। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसके बाद में इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से, कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और ईक्यू क्या होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके बाद फिर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस दी है ना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को भी हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा, इसके पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, एक और बात है जो मुझे याद आई थी कि बता दूं मैं आपको। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, मतलब आपकी फैक्टर अफेक्टिंग इंटेलिजेंस, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं। तो बुद्धि वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हेरिडिटी से होती है। बुद्धि वातावरण से प्रभावित होती है, जिस तरीके का एनवायरमेंट होता है उससे लोगों की बुद्धि प्रभावित होती है। जन्मजात बुद्धि नहीं प्रभावित होती है, जो आप स्पेसिफिक बुद्धि लेते हैं ना वो प्रभावित होती है। बुद्धि आयु के हिसाब से बढ़ती घटती रहती है। बुद्धि लिंग भेद के अनुसार भी प्रभावित होती है, मतलब जेंडर स्पेसिफिक होता है, उसमें बुद्धि चेंज या फिर अपग्रेड हो सकती है। बुद्धि और प्रजाति जो होती है उससे अभी चेंज होती है, मतलब कि जो रिलीजन्स होते हैं और वो होती है मतलब प्रजातियां, रैशनल जिसको कहा जाता है, उससे भी प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए अब इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। किसने दी थी थ्योरी, गोलमैन ने दी थी इसकी। तो बात कर लेते हैं हम इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि आपका भावनात्मक बुद्धि, ये ठीक है। तो भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये लोग कुछ पूछेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो देखिए, भावनात्मक रूप से अगर कोई व्यक्ति
स्टेबल है या फिर सेटल्ड है, उसकी भावनाएं इमोशंस जो है वो सेटल्ड है, तो उसकी जिंदगी बहुत स्मूथ चलती है, बहुत अच्छी चलती है। एक तरीके से कहा जाए तो एक सीक्रेट है आपकी सक्सेस का, अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं, इमोशनली आप इंटेलिजेंट हैं, तो आपके जीवन में आपको सक्सेस मिल सकती है। ठीक है। एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई है एक यूनिवर्सिटी में, नाम मुझे मिस हो रहा है, नाम में याद नहीं आ रहा है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में। उसमें रिसर्च हुई है लोगों पर, ऐसी रिसर्च की मतलब बचपन से लेकर उनके 90-95 साल जब तक उनकी उम्र रही, उनके ऊपर उनकी सारी एक्टिविटी पर ये चेक किया गया, और उसके बाद में ये जानने की कोशिश की गई कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन ना बहुत अच्छे से जिया है, अच्छे से उन्होंने जिंदगी जी है, और मतलब वो सबसे ज्यादा सफल रहे हैं अपने जीवन में। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, कौन क्या वो जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर दिया वो सफल रहे हैं, या फिर वो व्यक्ति जिन्होंने मतलब परिवार उनका बहुत अच्छा था वो सक्सेसफुल रहे हैं, जिन्होंने किसी पॉलिटिकल तरीके से अपने आप को इम्प्रूव किया वो सफल रहे। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कि सफल रहे हैं, तो इस रिसर्च में चौंकाने वाले नतीजे ऐसे निकले कि जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश सफल वो व्यक्ति रहे हैं जिनका इमोशनल जो अटैचमेंट था या इमोशनल जो उनकी लाइफ थी वो सेटल्ड थी। अगर उनकी इमोशनल लाइफ में किसी तरीके की भी उतार चढ़ाव, भावनात्मक परेशानियां उनकी रही हैं, तो वो अपनी जिंदगी में सफल नहीं रहे। सफल का इन द सेंस कि हर मामले में सफल हो, जरूरी नहीं कि पैसा बहुत कमा लिया, नाम नेम फेम बहुत कमा लिया तो वो सफल कहलाएगा। ऐसा व्यक्ति सफल कहलाता है जिसने अपने जीवन के हर एक आयाम को बहुत सक्सेसफुली जिया है, वो व्यक्ति सफल कहलाता है। तो जिसका इमोशनल जो क्वोशेंट था ना, वो बैलेंस था, वो व्यक्ति सफल माना गया है। ये बहुत बड़ी रिसर्च है, ना मुझे याद आएगा यूनिवर्सिटी का तो मैं आपको बताऊंगी किस यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च हुई है फॉरेन की ही यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो किसने दिया है ये कॉन्सेप्ट? डेनियल गोलमैन ने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट इनका नाम है डेनियल गोलमैन का। हार्वर्ड एजुकेटेड थे, मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की थी, साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, बिहेवियरल रिपोर्टर थे। बिहेवियरल रिपोर्टर बहुत इंपॉर्टेंट व्यवहारवाद है, क्योंकि व्यवहारवाद की सारी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, तो व्यवहारवाद के ये रिपोर्टर माने जाते हैं। इन्होंने ये इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया था। इनका कहना क्या है कि आईक्यू इज इंपॉर्टेंट। इन्होंने ये कहा कि इंटेलिजेंट क्वोशिएंट इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट एवरीथिंग बाय एनी मीन्स। लेकिन आईक्यू इंपॉर्टेंट है, बट ये सब कुछ नहीं है हर मामले में अगर देखा जाए। इसके अलावा मैनी पीपल आर हाई आईक्यू वर्क फॉर पीपल ऑफ मैनी लोअर आईक्यू हु हैव हायर इमोशनल ईक्यू। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने कहा कि आईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है हर तरह में। कई सारे हाई आईक्यू वाले लोगों को इन्होंने देखा है कि वो लो आईक्यू वालों के अंडर काम करते हैं, और जिनका इमोशनल आईक्यू ज्यादा होता है। समझ में आया? मतलब आईक्यू कहीं भी किसी भी सेंस में देखा जाए, ईक्यू तो आईक्यू से कम नहीं होता है ना। तो इंसान का अगर दोनों ही बैलेंस हो तो क्या ही कहने, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईक्यू का क्या होता है? ईक्यू इज द सीक्रेट फैक्टर ऑफ सक्सेस या सीक्रेट फैक्टर फॉर सक्सेस। अब आप ईक्यू को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका ईक्यू अच्छा है? कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति का ईक्यू जो है यानी इमोशनल जो क्वोशिएंट है वो सही है? ठीक है, तो सबसे पहली बात है स्टे कूल। एक व्यक्ति हमेशा ठंडा रहता है। स्टे कूल अंडर प्रेशर, दिस विल कीप योर जजमेंट इंस्टिंक्ट्स। मतलब देखा है आपने, महेंद्र सिंह धोनी की नाम इसीलिए ली जाती है, उनको मिस्टर कूल कहा जाता है। अमिताभ बच्चन के लिए बात कही जाती है, मतलब बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनको कहा जाता है जो स्टे काम वाला रहता है। मतलब हमेशा अंडर प्रेशर भी हो तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज हो बिल्कुल शांत रहती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज्यादा ही तो बहुत एक्साइटेड हो गए, बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत तेज से चीखने चिल्लाने लगे, तो स्टे कूल इन अंडर प्रेशर। ठीक है, वो जजमेंट करने की इंस्टिंक्ट्स उनकी बनती रहती है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, नेगेटिव इमोशंस को किस तरीके से आप जज कर सकते हैं। क्या है? कीप अ वॉच ऑन योर नेगेटिव इमोशन, दिस विल कीप ऑल prejudice away and their
विल बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग विद द पर्सन। हाँ, आपकी बारे में ये बात हो जाती है कि आप, हर इंसान के अंदर से ना नेगेटिव इमोशंस निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, ये तो तय बात है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने अंदर से जो नेगेटिव इमोशन कैसे होते हैं? गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मतलब कोई है आया है बगल में अपने आपके बैठा है, आपके घर में आपकी बच्चे होते हैं, आपके हस्बैंड होते हैं, आपकी वाइफ होती है, ऐसे। अब आपको क्या है, उनकी कभी गुस्सा आ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है उनकी बातों का, किसी का तो लग रहा है ना मतलब कुछ भी कर दो। लेकिन अगर आप अपने इन नेगेटिव जो आपके इमोशंस आ रहे हैं ना, इसको देख पा रहे हो, ये नेगेटिव है, ये गलत है, अगर मैंने जो कुछ भी अभी मुझे लग रहा है ना बोलने का, अगर मैंने निकाल दिया तो अगला जो व्यक्ति बहुत हर्ट हो जाएगा, सिचुएशन खराब हो सकती है, आगे इसके बहुत गलत परिणाम हो सकते हैं। तो आप अपनी उसको जज करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, नॉट रिएक्टिव व्हेन एंग्री। सबसे बड़ी बात है, जब आप एंग्री हो तो रिएक्ट मत करो। काउंट टिल 100, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना तो 100 तक गिनती गिन लो, ठीक है। सो दैट बाय देन योर रिएक्शन आर सो आफ्टर उसके एंड लेस हार्मफुल, दिस वे यू कैन एम्पथाइज बेटर। मतलब अगर आपको बहुत तेज से गुस्सा आ रहा है तो उस वक्त क्या करना है? रिएक्ट नहीं करना है, उसको क्या करना है? आपको उसको शांत करने के लिए 100 तक गिनती गिननी है। तो हो सकता है 100 तक गिनती में आपको समझ में आ जाए। मैं आपको बताऊं, ये मैंने अपनाया है, ये वाला बहुत इफेक्टिव है, आप लोग भी करिएगा अगर ऐसा होता है आपको। फिर उसके बाद में है लर्न टू असर्ट एंड एक्सप्रेस नेगेटिव इमोशन बट नॉट ब्लेमिंग अदर। समझ में आया? कि मतलब अगर आपको गुस्सा आ रहा है और बुरे इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं, मतलब किसी को चिल्लाने का, गाली देने का मन कर रहा है, तो ऐसा है उस समय पे रुक जाना है और किसी को ब्लेम करने से बचना है, क्योंकि बहुत आसान काम होता है लोगों को ब्लेम कर देना, अपना पल्ला झाड़ना, दूसरों को ब्लेम कर देना। तो नेगेटिव इमोशन से बचना है। से आई डोंट लाइक दिस रादर देन सेइंग यू डिड दिस। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, आपको लगा बुरा, तो आपने कहना क्या है? आपने ये क्या किया, बल्कि ये कहना है कि आपने जो कुछ भी किया है मुझे ये अच्छा नहीं लगा। नेगेटिव है इमोशन, उसको आपको बोलना समझना आना चाहिए। फिर आता है लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस एंड ट्राई नॉट टू रिपीट देम। सबसे बड़ी बात कि अगर आपको कोई चीज है, आपने एक्सपीरियंस से सीखना है और कोशिश करनी है कि उसको वापस से रिपीट ना किया जाए, किसी भी सेंस में हो सकता है। फिर आता है बिल्ड योर रिलेशनशिप, अपनी रिलेशनशिप्स को आपको इम्प्रूव करना है, लोगों के साथ में बढ़ाना है। स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन अबाउट हेल्थ एंड फैमिली और एक्सप्रेशन अप्रिशिएशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोग इस चीज से एग्री करेंगे और बहुत सारे लोग कहेंगे क्या फालतू की बातें हैं। कि जैसे रिलेशन कैसे इंप्रूव होते हैं? क्या जरूरी है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई व्यक्ति आ गया है और उसके साथ में आपने रिलेट कर लिया है, कुछ तो बाय बर्थ होते हैं माँ पापा भाई बहन, लेकिन आपके जो इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेशंस बनते हैं, जैसे आपके हस्बैंड हो गया, आपका वाइफ हो गया, तो उनके साथ में ये सारे रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का तरीका क्या होता है? अच्छे से पहले आप तो उनके साथ में इमोशनल अटैच्ड हो, सिर्फ खाना पीना की बात थोड़ी होती है। बात ये भी होती है कि पूछ लो कि आप कैसे हो, अगर कुछ वो काम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करो, अगर उन्होंने कुछ अच्छा खाना बनाया है तो उसको बोलो कि हाँ बहुत अच्छा बनाया है। अगर कभी उनकी हेल्थ खराब हो रही है तो आप उनसे पूछ लो। आपके पूछने से उनकी हेल्थ सही नहीं हो जाएगी, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ आप उनकी केयर करते हो। इसी से तो इमोशनल अटैचमेंट बढ़ते हैं और इमोशनल अटैचमेंट बढ़ने से खुशियां बढ़ती हैं। तो ये बातें आती हैं, ठीक है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्च में साबित हुआ है। रिसर्च जो हुई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वो रिसर्च से साबित हुआ है कि इन सारी चीजों से बड़ी बातें, बड़ी इफेक्ट होते हैं। अप्रिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप पर्सनल लेवल पे देखें चाहे प्रोफेशनल लेवल पे देखें। अगर आपने कोई काम किया है, दूसरे ने बस इतना कह दिया वाओ कितना अच्छा काम किया, तो आपको लगता है कि हाँ जो भी मैंने मेहनत की है ना वो सफल हो गई। तो अप्रिशिएशन एक तरीके से इमोशनल आपको एक बेनिफिट प्रदान करता है, ठीक है। अब आता है इमोशनल इंटेलिजेंस इज विटनेस। कहाँ देखा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस? जल्दी से इसको हम देख लेते हैं, फिर इस क्लास को करेंगे फिनिश। व्हेन वी थिंक लॉजिकल बिफोर एक्सप्रेसिंग और इमोशन,
ठीक है, हम पहले लॉजिकली सोचते हैं, उसके बाद अपनी एक्सप्रेशन करते हैं इमोशंस को। ठीक है, मान लेते हैं आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज से गुस्सा आ रहा है और उसके बाद आपने तुरंत उस गुस्से को एक्सप्रेस कर दिया, हो सकता है बहुत गलत बात हो जाए। क्यों? क्योंकि आप किसके सामने खड़े हुए, आप अपने बॉस के सामने खड़े हुए हो और गुस्सा आ गया, आपने एक्सप्रेस कर दिया, क्या होगा? कल नौकरी चली जाएगी, है ना? तो पहले लॉजिकली सोचो कि यहाँ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, और उसके बाद फिर एक्सप्रेस करो। When we analyze other emotions before entering in our mind, आप दूसरे के इमोशन जो होते हैं उनको अपने आप में पहले सोचो समझो, उसके बाद फिर अपने उसके अंदर लेके आओ। ठीक है, when analyze emotion before expressing our behavior such as speaking, showing gestures and body language, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जैसे कि हम चलो कुछ भी बोले ना, गुस्सा आ रहा है बोले ना, बट हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन इस तरीके से होंगे सामने वाला तो पता चल जाए उसको कि भाई अगला तो जल भुंज के खाक हो रहा है ना, उसको समझ में आ जाए। तो बहुत ही अवेयर होना चाहिए, इस चीज को एनालाइज करना चाहिए खुद को कि आप कैसे दिख रहे हो। When we think emotionally, when we control and manage our emotions, initially there is emotional intelligence। सही बात है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप इमोशनली सोच रहे हैं, उसके बाद कंट्रोल कर रहे हैं, तो यही तो आपका इमोशनल क्वेश्चन है जो कि दिखा रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी विच कनेक्ट आवर इमोशन विथ और माइंड। सही है, बात यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो एक तरीके का कनेक्ट बनाता है किस किस के बीच में, आपके माइंड और आपके इमोशंस के बीच में। इट इज एन एबिलिटी टू एनालाइज इमोशन ऑफ सेल्फ एंड अदर टू प्रोड्यूस डिस्क्राइब बिहेवियर सिचुएशन फॉर बेटर इंटरेक्शन। ठीक है, इसके बाद में आता है इट फिगर आउट इमोशन बिफोर एक्सप्रेशन। इसके बाद में है इट इज एन एबिलिटी टू रेगुलेट एंड मैनेज अवर इमोशन एज पर द सिचुएशन। अगर सिचुएशन कैसी है उसके हिसाब से कैसे करना है। एक बार बड़ी फेमस किसी एक्ट्रेस की बात मुझे याद आ रही है। अब वो किसी फ्यूनरल में गई थी और उसमें उसने स्माइल पास कर दी। अब उसने किसी भी सेंस में की होगी, एक्स वाई जेड कुछ भी उसको उस वक्त मन में आ गया होगा, कुछ याद कर लिया होगा, लेकिन उसका इतना सा स्माइल है ना, बहुत बड़ा इशू बन गया था, है ना? तो आपको अपने एक्सप्रेशन पर कंट्रोल करना है, कहाँ हंसना है, कहाँ रोना है, कहाँ रोना नहीं है, कहाँ गुस्सा दिखाना है, कहाँ गुस्सा दिखाना नहीं है, कहाँ किससे किस तरह से बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, बच्चों से कैसे बात करनी है, फ्रेंड से कैसे बात करनी है, अपनी जो आपके लाइफ पार्टनर है उनसे कैसे बात करनी है, ये सारी चीजें। तो इमोशनल क्वेश्चन जो है वो इम्प्रूव करता है। इट इज एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर इंटेंशन इफेक्टिवली। किसी अगले का इंटेंशन क्या है, कई बार कोई आपसे कुछ बात करता है, हो सकता है कुछ हार्श हो शब्द, लेकिन वो बात इसलिए करता है क्योंकि वो आपका भला चाहता है ना? तो उसकी इंटेंशन आपको समझने में इमोशनल इंटेलिजेंस मदद करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस पीपल, Goldman says, have the ability to master their emotional impulse and they are aware about their emotion, what is called self awareness। ठीक है, but नेक्स्ट क्या है, टू थिंक एंड एक्सप्रेस देयर इमोशन, दे कैन नॉट ओनली आइडेंटिफाई देयर ओन इमोशन बट अदर इमोशन कॉल्ड एम्पैथी। ठीक है, लोगों के साथ सिंपैथी और एम्पैथी किस तरीके से दिखानी है उसके बारे में भी बताया जा सकता है। तो आप कुल मिला के समझ में आ गया ना कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव होती है या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस बताती है। सीधे सीधे शब्दों में ये बताएं कि भावनात्मक रूप से आप किस प्रकार से लोगों के साथ में कनेक्ट हो और किस तरह से अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें, क्योंकि भावनाएं इंपॉर्टेंट बहुत होती हैं, लेकिन अनकंट्रोल हो जाए, वो कंट्रोल से बाहर हो जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, फिर इस क्लास को करते हैं फिनिश।
फिर आता है मोटिवेशन। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस देखी जाए तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं उसके अंतर्गत। इसके 5 डोमेन होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, या फिर इमोशनल, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, देखिए, सोशल स्किल, आपको सोशली किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से अपनी बातें कहनी है, कि दूसरों की बातें सुननी है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होना है लोगों के साथ में, और बहुत ज्यादा ऐसा कट्टे पटे भी नहीं रहना है लोगों के साथ में। जितना आपको जुड़ना है उतना जरूरी है ना। जब तक कि आपकी खुद की जो काम काज है ना वो इफेक्ट ना हो, जब तक आप लोगों के साथ जुड़े। बहुत ज्यादा जुड़ेंगे तो उनको भी हो सकता है कि क्या हो, कई लोगों की आदत होती है दूसरे घर में बैठे रहते हैं, वो गलत बात है। फिर आती है सेल्फ रेगुलेशन, आप अपने आप को किस तरीके से रेगुलराइज करते हैं, अपने कामों को, आपके काम जो दिनचर्या वाले काम हैं उनको रेगुलराइज करते हैं। ऐसा नहीं है इमोशन में बैठ गए, गुस्से करने बैठ गए तो 3 दिन 4 दिन खाना ही नहीं खा रहे हैं। आप किसी से बड़े खुश हो गए हैं तो हो सकता है उसी के घर में जाके बैठ के नाच रहे हैं, आपके कामों का बैंड बज गया, ऐसा नहीं। मतलब सेल्फ रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आता है मोटिवेशन, बहुत जरूरी होता है सेल्फ मोटिवेशन होना। क्यों, कब तक आप कहाँ तक दूसरों से मोटिवेट होते रहोगे, दूसरों की बातें सुन के पढ़ पढ़ा के, अफर्मेशन सुन के, मोटिवेशनल स्पीच सुन के करते रहोगे। आपकी इमोशन है, जैसे कई लोगों को एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, वो तभी होता है जब उनका किसी तरीके का इमोशनल एरिया जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो खुद को सेल्फ मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद में एम्पैथी, लोगों के साथ कैसे रिएक्ट करना है, सिंपैथी कब दिखानी, एम्पैथी कब दिखानी, ये बातें आती हैं। फिर आ जाता है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आपको जानना है खुद के बारे में, अपने बारे में जानो। कब गुस्सा आता है, जैसे मुझे अगर पता है ना कि इस सिचुएशन में मुझे गुस्सा आ जाएगा, हो सकता है मैं कुछ 4 बातें बोल दूं और उसका इफेक्ट बहुत गलत हो जाए मेरी सोसाइटी पर, मेरे परिवार पर, तो मैं अपने को उधर से कट के अलग कर दूंगी, या फिर वहां से अलग करके लेकर आ जाऊंगी, ताकि मेरा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो अच्छा है। जैसे मेरे साथ में आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है, होता है ऐसा कि मुझे कभी गुस्सा आ रहा है किसी चीज में, मुझे मालूम है कि इस काम में तो मुझे गुस्सा आएगा। जैसे जब मैं 4 लोगों के साथ मिलकर काम कर रही हूँ, लोग मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे गुस्सा आता है। तो फिर क्या होता है कि भाई मैं उनको उनका काम देखकर अलग हो जाती हूँ और अपना काम मैं अपने हिसाब से करती हूँ, ताकि मुझे उनके साथ में ना पढ़ना पड़े। क्योंकि जब मैं पढ़ूंगी तो हो सकता है कि क्लैशेस होंगे और उसके बाद में चीजें बिगड़ सकती हैं। तो अपने आप को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये सारे सब 5 फैक्टर मिलके बनाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको जो समझाया है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में बचता है कुछ, हाँ, इसके बाद में बचता है थोड़ा और पोर्शन है, जिससे इमोशनल कोशेंट के बारे में है ना, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, आईक्यू और ईक्यू के बारे में। नहीं तो अभी बहुत लंबी हो जाएगी क्लास, ठीक है। थोड़ा और है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, जिससे क्वेश्चन अगर कहीं से भी आता है तो वो बन ही जाए, कहीं से छूटे ना, है ना। तो कैसी लगी क्लास बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। और अगर अच्छी लगी है तो जाते जाते लाइक जरूर कर देना, दूसरों के साथ शेयर कर देना। मेरे इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ से आपको दे रही हूँ तो मुझे आपसे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए है। और अगर अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। जो भी स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये पूरी क्लास उन्होंने देखी है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, ग्रुप में शामिल हो जाइए, जिससे डायरेक्ट लिंक आप तक पहुंच जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी का बेनिफिट होना चाहिए। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर, कल नहीं मिलेंगे, अब हम सोमवार को मिलेंगे, क्योंकि मुझे भी एक दिन की तो छुट्टी चाहिए है। और दूसरा क्या है कि ये सब कुछ जो है वो सब कुछ कंपाइल करके मैं आपको शेयर कर दूंगी, है ना, टेलीग्राम चैनल पर। तो सभी लोग टेलीग्राम से जुड़कर ये नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।